Hello 10th class. This is part 6 of lesson periodic classification of elements. In this part हम लगभग ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है ना। इस लेसन को हम कंप्लीट कर देंगे और एक बार रिवीजन ले लेते हैं जो हमने इसे पीछे वाले वीडियो में पढ़ा, ठीक है ना। तो बच्चों हमने ट्रेंड पढ़े हैं पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर। तो हमने पढ़े थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स, मतलब कि आवर्त में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या क्या गुण होंगे। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो क्योंकि वो जा चुका है उसमें तो आप उसको देख सकते हो, मैं एक बार ये रिवाइज करवा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको पेज को यहाँ पे डालना ज़रूरी नहीं समझा। सबसे पहले मैंने वहाँ पे बताया था कि पीरियड्स का मतलब है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है ना। और जब आप उस हॉरिजॉन्टल लाइंस में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलता है। तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर करते हैं, ठीक है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो। तो कहता है पहले में सोडियम की बात करें उसमें 1 है, मैग्नीज में 2 है, एल्यूमिनियम में 3 है, सिलिकॉन में 4 है, फास्फोरस में 5 है, सल्फर में 6 है, क्लोरीन में 7 है, आर्गन में कितने हैं 8 है। तो आप जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो बस आपको सीधा इतना बताना है। फिर मैंने आपसे बताया था वैलेंसी, ठीक है ना। वैलेंसी का मतलब ये भी होता है कि एक एटम कितने एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है, वो उसकी वैलेंसी बताती है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे बताया था कि वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं बच्चों। तो सोडियम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मैंने आपसे बताया था, इसको ऐसे याद रख लो। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, 2n² फार्मूला चलता है। तो पहले में 2, मैंने क्यों बोला पहले में 2, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, 1 का स्केयर 1 इंटू में 2, 2। सेकंड में 2 का स्केयर 4 2 8, तो सेकंड में 8 ही आ सकते हैं। 8 के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो थर्ड थर्ड में चला जाएगा। तो सोडियम की बात करें तो 281, ठीक है। तो सोडियम में 1 आ गया, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1, मतलब ये एक एटम के साथ जुड़ सकता है, जैसे NaCl, है ना। Mg की 2 होती है ना। ए एल्यूमिनियम की कितनी होती है 3 होती है, सिलिकॉन की कितनी होती है 4 होती है। तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरह बढ़ रही है, तो मैं कहूँगा जी यहाँ तक तो बढ़ रही है, बट सिलिकॉन के बाद फास्फोरस की बात करें, सल्फर की बात करें, क्लोरीन की बात करें, यहाँ से वैलेंसी क्या हो रही है, घट रही है। ऐसा इसलिए है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, क्योंकि ये नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है तो जैसे फास्फोरस की बात करें तो ऊपर वाले में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फास्फोरस के लिए 5 हैं। तो नॉन मेटल की वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, 8 माइनस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस का 5 कितना आ गया 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 3 आ गई। उसी तरह सल्फर की 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1, क्लोरीन की आ गई। आर्गन के पीछे 8 थे और आर्गन 8 में से 8 घटा दोगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब आर्गन आर्गन होता है वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करता, उसकी वैलेंसी कितनी है 0 है। देन हमने उसके बाद पढ़ा था बच्चों एटॉमिक साइज, द साइज ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज बताने के लिए हमें रेडियस के बारे में पता होना चाहिए, है ना। और वो रेडियस हम किस में नापते हैं बच्चों, पिकोमीटर के अंदर। ये बच्चों हमने पढ़ लिया था। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो मैंने आपसे बताया था 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता था। तो अब हम बात करते हैं क्या होगा भाई जब पीरियड में हम चलेंगे। तो मैंने आपसे बताया था व्हेन यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड देन द साइज ऑफ एटम्स गोज डिक्रीज, ठीक है ना, घट जाएगा, घटेगा। क्यों घटेगा, तो इसके पीछे मैंने आपसे रीजन बताया था क्यों। क्योंकि बच्चों मैंने कहा था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, 1 2 3 4 5 ऐसे। जैसे सोडियम का देख लो ना, 11 12 13 ऐसे ही बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने से फिर आप बोलोगे क्या होगा, तो मैं कहूँगा बच्चों एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी। इससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो नज़दीक ही आ जाएंगे एक दूसरे के से, है ना। तो क्या होगा, उनका साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बट एक बात यहाँ पे क्लियर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा सेल्स ऐड नहीं हो रही। एक्स्ट्रा सेल ऐड नहीं हो, जैसे याद करो मैंने बोला जैसे पहले में 2 जाएंगे तो पहले का नाम दिया के सेल, फिर दूसरी का एल, फिर तीसरे का एम, ये सेल्स हैं, KLMN ऐसे चलते जाओ, ये हमारी सेल्स हैं। कोई सेल्स ऐड नहीं हो रही। फिगर के लिए अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चलते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यदि आपके पास
अभी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड की यदि स्क्रीनशॉट है या बुक्स है तो वहाँ से इस बात को सुनना, देखते हुए सुनना तो ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों, सोडियम का 281 है, मैग्नीज का 282 है, एल्युमिनियम का 283 है, ऐसे है ना, ये ट्रेंड बना रखे मैंने। तुम यूँ देखो, इसमें भी 281, तो पहले में सेल के, दूसरे में एल, तीसरे के एम, मतलब कि के एल एम, एम में एक है। मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज में होता है 282, तो यहाँ पे पहले के लिए के, दूसरे के लिए एल, तीसरे के लिए फिर से एम। आप सोडियम से लेके क्लोरीन तक या आर्गन तक चले जाओ, तीनों में एक ही सेल यूज हो रही है और वो है के एल एम। क्या कोई नई सेल आई जब हम लेफ्ट टू राइट गए? नहीं आई ना। तो जब सेल नहीं आई तो साइज तो बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, यदि सेल ऐड हो जाती है तो साइज बढ़ जाता है भाई, ये बात क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि तीन ही सेल हैं के एल एम, इसलिए कोई सेल ऐड नहीं हो रही, बट और ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीज, तो दैट्स वाई व्हेन वी गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द साइज ऑफ एटम गोज ऑन डिक्रीज, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट मैंने आपसे फिर बताया था मेटलिक करेक्टर के ऊपर क्या होगा। तो मैंने कहा था मेटलिक करेक्टर का मतलब है यदि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता ना बड़ी आसानी से या जैसे भी, तो उसका मेटलिक करेक्टर होगा या बहुत ज़्यादा होगा। जो आसानी से कर देगा उसका मेटलिक करेक्टर इंक्रीज है, इसलिए मेटल्स का मेटलिक करेक्टर ज़्यादा होता है, नॉन मेटल का मेटलिक करेक्टर कम होता है। अब तुम बताओ, लेफ्ट में चलोगे तो हाँ तो पहले ही मेटल है, राइट में जा रहे हो उधर कौन बैठी हुई है? नॉन मेटल, तो मेटलिक करेक्टर उधर क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो नॉन मेटलिक करेक्टर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने आपसे बताई थी। फिर उसके बाद मैंने बताया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो मेटल्स है, मेरी बात क्लियर कर लेना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है आप इनको नोट भी कर सकते हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बना लेती हैं। नाम से पता लगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को करके पॉजिटिव बना रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी? उस इलेक्ट्रॉन को लेने वाली नॉन मेटल्स क्या बोली जाएंगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव से चला जाएगा और मेटल क्या चला जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये बातें यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो पीछे पार्ट 5 में ये बातें मैंने आपसे वहाँ डिस्कस कर दी थी, ये जस्ट एक रिवीजन है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद मैंने बोला था केमिकल रिएक्टिविटी। देखिए केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है कि कोई भी एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन को देना चाह रहा है या लेना चाह रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी मिलेगी। मेटल्स देना चाहती हैं इसलिए उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी लेफ्ट साइड में, और राइट वाले में वो इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए उत्सुक है, एक्साइटेड है, तो उनकी भी रिएक्टिविटी मिलेगी। आप ये नहीं कह सकते देने देने वाले की रिएक्टिविटी मिलेगी, नहीं। यदि कोई भी एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है या देना चाहता है तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी। इसलिए ये रीजन है कि सोडियम की केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा है। क्यों? देखो एक बात समझो, 281 सोडियम का होता है ना, इसको केवल एक ही देना है ताकि इसके पीछे 8 बन जाए, है ना। तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। मैंगनीज, मैंगनीज की 282 है, एक से बजाय दो को निकालना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों, एक निकल जाएगा, दो निकलने में तो दो भी निकलेगा, पर वो सोडियम के कंपैरिजन में है ना इतना स्ट्रांग नहीं है। एल्युमिनियम की बात करें, इसके पीछे 283 है, अब ये 3 निकालना बड़ा मुश्किल है बजाय 1 और 2 से। तो आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट चलोगे केमिकल रिएक्टिविटी पहले तो क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज हो रही है। पर जैसे आप क्लोरीन की ओर जा रहे हो, जो कि यूँ समझ लो कि इलेक्ट्रॉन के बहुत ही बड़े बुखे जिसे मैं बोलता हूँ एलिमेंट्स है, नॉन मेटल एलिमेंट्स है, क्या है देखो, क्लोरीन का 287 है, ये हर हालत में एक लेना चाहेगा क्योंकि इसके पीछे फिर क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। तो इसलिए ये भी रिएक्टिविटी शो करता है, ये भी वेरी रिएक्टिव है। तो मैंने बताया था एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, लेफ्ट और राइट के एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा मिलती है, तो बीच में कम मिलेगी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मैंने बताया था नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का मतलब सीधा सीधा है कि मेटल तो होती है वो बेसिक इन नेचर होती है, मेटल ऑक्साइड्स जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम तो नहीं लेंगे, सोडियम मैग्नीज ऑक्साइड की बात करें तो ये तो आपके प्रॉपर्टी शो करते हैं बेसिक, बेसिक इन नेचर, क्षारीय स्वभाव की होती है। जबकि नॉन मेटल की स्वभाव की होती है, अधातु की स्वभाव की होती है, एसिडिक इन नेचर, हाईली एसिडिक होती है, एसिड शो करते हैं बच्चों। जैसे HCl है, एसिड है कि नहीं है, NaOH है, बेस है, तो ये बेस शो करता है, वो एसिड शो करता है। तो यहाँ तक ये 10 मिनट जो मैंने आपसे बताई ये था एक क्विक रीजन,
उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक आ गया होगा समझ में। और यदि अब आप चाहते हो कि सर इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एक टेस्ट हो जाए, टेस्ट में क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। पहले तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और फिर उसके बाद एक वीडियो पहले तो क्वेश्चन दूंगा, पहले तो एक वीडियो बना के दूंगा क्वेश्चंस का, जिसमें से अप्रोक्स 10 क्वेश्चन बनेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, वो क्वेश्चन दूंगा। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद या उससे नेक्स्ट डे एक वीडियो आएगा, वो उसका सॉल्यूशन का होगा। आप अपने मैच कर लेना कितने ठीक आए और कितने नहीं आए। जब मिलेंगे स्कूल में तो फिर डिस्कस करेंगे कितने बच्चे के कितने ठीक आए थे, ठीक है। तो चलो आज हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, है ना। तो ग्रुप में पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप में सबसे पहला आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो देखिए मैंने आपसे बताया था वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके क्या बोले जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बच्चों यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। देखिए बच्चों मेरे हिसाब से विजिबल है आराम से, है ना। तो सबसे पहला आता है, देखो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं ग्रुप। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या, पीरियड पढ़ा था ना बच्चों। तो ग्रुप्स में सबसे पहले आता है, देखिए मैं आपसे बता रहा था क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या होगा, तो जब आप ग्रुप्स में, देखिए एक बात बता देता हूं, वो पीरियड थे वहां लेफ्ट टू राइट चलेंगे, और यहां हम ग्रुप में चलेंगे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। तो याद रखना इसके लिए तो बहुत आसान है। पहले ग्रुप के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके एक जैसे मिलेंगे। माने यदि पहला हाइड्रोजन का एक है तो लिथियम का भी एक मिलेगा, सोडियम का भी एक मिलेगा, पोटेशियम का भी एक मिलेगा। यदि 17वें ग्रुप की बात करें तो यदि फ्लोरीन का साथ है ना, तो क्लोरीन का भी साथ मिलेगा, ब्रोमीन का भी साथ मिलेगा, आयोडीन का भी साथ मिलेगा। एक लाइन में ऊपर से नीचे जब जाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक जैसे होते हैं। पहली बात, वहां बढ़ते हैं या ना तो घटते हैं या नहीं बढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि वैलेंस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं, तभी तो उनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है। अब तुम इसको इससे समझ लो, देखो ये लिथियम है, ये ऊपर से नीचे चल रहे हैं जब, देखिए लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 2 1 1 लास्ट में आ गया तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। सोडियम की बात करें तो 2 8 1 कितना आ गया 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया 1। पोटेशियम की बात करें तो 2 8 8 8 1 19 होता है ना, तो वैलेंस कितना आ गया 1। तो सभी के पास कितने हैं 1 1। तो यही रीजन है कि इनकी प्रॉपर्टी भी एक जैसी है, क्योंकि सारे के पास वैलेंस में एक है तो इनकी प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम है, इसलिए इनको सभी को एक ही ग्रुप में रखा गया है। क्या रखा गया बच्चों, एक ही ग्रुप में रखा गया है। और इनको मोनोवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोवैलेंट, क्योंकि इन सभी, मोनो का मतलब एक, इनके पास वैलेंस में सभी के पास कितने हैं एक, यदि 2 हो तो डाईवैलेंट, 3 हो तो ट्राईवैलेंट, ऐसे चलते जाओ। तो बस यही है। मैं पूछूं कि बच्चों सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप के अंदर वैलेंसी कितनी होगी, तो आप बोलोगे 2 2। जैसे कि आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है बच्चों, तो 2 और 2, पर लास्ट में तो 2 ही आया। मैग्नीशियम का 12 तो 2 8 2 2 आ गया। कैल्शियम का 2 8 8 8 2 20 होता है ना, तो कितना आ गया 2। तो सभी के वैलेंस कितने हैं 2 2, मतलब हर लाइन में वैलेंस सभी के क्या हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। चलो एक और दिखा देता हूं। अब बात करें 17वें ग्रुप की। देखो पीरियोडिक टेबल को देखना, वहां पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसे लिखे हुए हैं, और सभी के पीछे देखो कितने आ रहे हैं 7 7 7। तो इसके पीछे 7 है तो यहाँ वैलेंसी 7 हो गई, ये क्लोरीन के भी 7 है, तो ये इन सभी की वैलेंसी कितनी मिली जाए। तो जब हमने यूं देखा कि इनके वैलेंस, अब देख लो समझ लो, जब भी कोई एलिमेंट खोजा जाता है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिया जाता है, जिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका है उसको उसी के ही ग्रुप में रख दिया जाए। अब लेटर जो डिस्कवरी हो रही है, बहुत से एलिमेंट हैं जो खोजे जाते हैं और ये खोजे गए हुए हैं, अब उनको कहाँ रखें हम पीरियोडिक टेबल में, तो वो डिसाइड करता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं और फिर उसको उस हिसाब से उस ग्रुप में रख दिया जाता है, और वो प्रॉपर्टी बिल्कुल उस जैसी मिलती है। ठीक है बच्चों, तो मेरा तुमसे तो बस तुमसे यही कहना है
कि जब आप ग्रुप में जाओगे तो सबके वैलेंस हर ग्रुप के अपने जब सेम मिलेंगे। जैसे कि हीलियम को छोड़ दो और बाकी सभी के पीछे क्या है, 8 8 8 है, ठीक है ना। इनकी वैलेंसी, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 8 है, पर इनकी वैलेंसी हमने पढ़ लिया था 0 है, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। अब मैं तुमसे एक बढ़िया बात बताने वाला हूँ, वो क्या, वो सुनो। यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा हो, यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा हो तो तुमसे ग्रुप में बता सकता हूँ। जैसे तुम मुझसे पूछो कि सर वो एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, जिनके वैलेंस में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, आप बता सकते हो वो पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में होगा। तो जैसे मैं 2 से ज़्यादा वैल्यू बोल दूँ ना, आप सीधा उसमें 10 जोड़ दो, जैसे वो 17वां ग्रुप होगा, आप देख लो। और है भी, हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पढ़ा, उन सभी के पीछे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 थे ना, तो आप उसमें 10 जोड़ दो। मैं बोलूँ जिसके वैलेंस में 3 हो वो ग्रुप कौन सा होगा पीरियोडिक टेबल में, आप बोलोगे 3 + 10 13 होगा। देख लीजिए, यही बातें मैं आपसे बता रहा हूँ। 3 के लिए 13, 4 के लिए 15, ऐसे चलते जाओ, और 8 के लिए क्या होगा, 18 होगा। बस खाली किसको छोड़ देना है, हीलियम को। वैलेंसी, वैलेंसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वैलेंसी जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो भाई वैलेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सेम है तो वैलेंसी भी सेम ही होगी। तो कितना आसान काम हो गया ना, कि पीरियड का तो चलो याद रखना पड़ रहा था, पर यहाँ पे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैलेंस भी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो फिर ऑफ कोर्स वैलेंसी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बहुत आसान सी बात हो गई कि जब व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, तो ऑल द एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। तो ये मैंने आपसे बातें बताई कि सेम रहेगी। ठीक है भाई, ये हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ साइज ऑफ एटम। अब मेरी बात ध्यान रखना। अब देखो, तुम एक बात देखो, इसको याद कैसे रखा जा सकता है। अपने घर की जो दीवारें होती हैं उसमें ऊपर से जब नीचे चलते हो तो देखो, कभी तुमने नोट किया हो, जब हम घर की दीवारों में जब घर बनते हुए देखते हैं, जब नींव खोदी जाती है उसमें क्या की जाती है भाई, नीचे पत्थर भरे जाते हैं, बहुत गहरा चौड़ा गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसके ऊपर वो एक दीवार खड़ी हो जाती है, छोटी पतली। नीचे का तो हिस्सा बड़ा होता है और फिर ऊपर एक जैसा रहता है, पर नीचे का हिस्सा क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो तुम यूँ सोचो, आप छत पे खड़े हो और नीचे की ओर देख रहे हो, तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हो तो जो साइज है वो पहले तो एक जैसा था, फिर नीचे धीरे धीरे क्या होता चला गया, बड़ा होता हो गया। तो बस यूँ याद रख लो कि जब हम ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम जाएंगे तो बच्चों एटॉमिक साइज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। व्हेन वी गोज, है ना, व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीज। जैसे कि ये दिखा रखा, देखो ये लिथियम है, इसका साइज मैंने बताया था रेडियस में मापा जाता है, तो क्योंकि रेडियस का प्लूरल रेडियाई होगा तो इसका साइज है 152 पिकोमीटर, एटॉमिक रेडियाई है ये। फिर 186 हो गया, ऐसे बढ़ता गया, और देखो कितना हो गया, 270, बिगेस्ट एटम हो गया। अब बता दो इसका रीजन क्या है। मैंने आपसे बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बोला था साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब सेल्स बढ़ रही हैं। KLMN ये सेल्स है, आप किसी के लिए भी ट्राई करके देख लो, है ना। इसके लिए पहले ट्राई करके देख लो, लिथियम एक है, के सेल में जाएगा। सोडियम के लिए KLM, इसमें 3 में जाएगा। ऐसे ये बढ़ती जाएंगी, सेल्स गोज ऑन इंक्रीज। सेल्स बढ़ने से देखो, सेल्स बढ़ने मतलब एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, और बीच में न्यूक्लियस, तो देखो साइज बड़ा होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा। तो याद रखना बस, जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे ग्रुप के अंदर तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा। क्यों होगा, परमाणु साइज जो होगा वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा जो सेल्स है वो बढ़ती जा रही है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे सर हम इसको क्या लिखें। अरे भाई, तुम जो लिख रहे हो उस जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखना, मैं क्या इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। आप यदि कुछ वर्ड्स को यदि हिंदी में ढूंढने बैठ जाओगे तो बेफालतू टाइम खराब मत करो। हिंदी मीडियम वाले कुछ बच्चे इंग्लिश में कुछ बातें लिख सकते हैं, बट एक इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी नहीं लिख पाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। तो ये बातें मैंने आपसे बता दी है, जिस क्लोरीन का इसमें हो गया। मेटेलिक करेक्टर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा जब हम कहाँ चले, टॉप से बॉटम। तो मैं तुमसे एक सीधी बात कहता हूँ, मेटेलिक करेक्टर, तुम मुझे बताओ कि मेटेलिक करेक्टर का मतलब क्या होता है।
मेटलिक करेक्टर, मेटल का करेक्टर, मेटल का करेक्टर तो ये होता है कि जो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लॉस कर दे, वो मेटलिक करेक्टर। नॉन मेटलिक करेक्टर जो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले ले, वो नॉन मेटलिक। अब मैं बात कर रहा हूँ मेटलिक करेक्टर के ऊपर। तो अब एक बात बताओ, तुम बोल रहे थे कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। अब साइज बड़ा होता गया तो वो सेल्स बढ़ती गई, और उन सेल्स में कौन चक्कर लगा रहा है बच्चों, कौन है उन सेल्स में, इलेक्ट्रॉन्स है। आप बोलोगे ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, माइनस, न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, प्लस। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को वैसे खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डांट रहा है, पर जब कोई किसी से बहुत दूर हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से किसी पूछे बिना, न्यूक्लियस के बिना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सीधा निकल जाएगा। तुम इसको ऐसे समझ लो, एक स्कूल है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें बच्चों को उन पर निगरानी करना आसान रहेगा। ये एक छोटा स्कूल है और उसमें एक कमरे के अंदर बैठा दिए जाए बच्चे, उनके अंदर निगरानी करना आसान हो जाएगा। तो ऑफकोर्स आप बोलोगे सर छोटे जगह पे बच्चों का, थोड़े बच्चों का, या थोड़ी छोटी जगह पे सभी बच्चों को एक साथ बैठा दिया जाए तो उनकी निगरानी हो सकती है ना। तो बस वही कंसेप्ट है। जब साइज बड़ा हो गया तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ना, वो बदमाशी करने लग जाएंगे, वो निकलने लग जाएंगे साइड में से, और जब वो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे तो तुम बताओ मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा या घटेगा। ऑफकोर्स आप कह रहे होंगे बढ़ेगा। तो याद रखना, जब हम ऊपर से नीचे चले, साइज बड़ा हो गया ना, तो ध्यान रखना मेटलिक करेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि साइज बढ़ जाता है। ठीक है ना, मेटलिक करेक्टर, चाहे वो मेटल्स की बात हो या फिर वो किसकी बात हो, नॉन मेटल्स की बात हो। ठीक है ना, ऑन गोइंग डाउन ए ग्रुप ऑफ द पीरियड टेबल द इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज, और इन गोइंग डाउन इन ग्रुप ऑफ पीरियड टेबल द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज। अब आप इसको ऐसे समझ लो, ये क्या है, देखो एक दो बातें बोली है इसने, मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। एक तो ये देखो, लिखा ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप ऑफ ए पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज। देखो यहाँ पे देखो भाई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता था, मैंने आपसे बताया था ना कि जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने ऊपर कौन सा चार्ज बना ले, पॉजिटिव, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तुम बताओ ये आसानी से दे देगा ये देगा ऊपर वाला, तो साइज तो बड़ा इसका है ना, फर्नेंशियम का साइज बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये जल्दी दे देगा, तो बस यदि ये जल्दी दे देगा तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बढ़ जाएगा। तो ये तो था मेटल्स की बात, पर भाई आप तो जानते हो नॉन मेटल भी तो हैं, तो इनके लिए तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर लगाते हैं, साइज तो बढ़ेगा। अब देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मेरी जो बात मैं आपसे बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, आप ये यूं मत कहते ना यहाँ पे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होगा, नहीं, यहाँ नॉन मेटल के लिए आप क्या बढ़ाओगे, इलेक्ट्रो, देखो ये लिख रखा, ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप ऑफ ए पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज हो जाएगा। देखो अब कैसे समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है ना, जो भूख है इनकी, वो कम हो जाएगी। कैसे, वो यूं कि एक एलिमेंट के अंदर जो एटम है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसको चाहिए, किसकी वजह से वो उसके पास आता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है माइनस, न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है, प्लस। पर एक बात बताओ, जब साइज ही बहुत बड़ा हो गया और इतना बड़ा साइज हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो न्यूक्लियस को दिख ही नहीं रहा, तो न्यूक्लियस को उसको खींचेगा अपनी ओर, नहीं खींच पाएगा। तो जो वो भूख थी लेने की इलेक्ट्रॉन की, क्या वो कम हो गई, हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की जो भूख कम हो गई तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हाँ, यदि वो भूख ज़्यादा हो जाती, मान लो वो उसको लेनी चाहिए थी, उसको लेना ही लेना था, किसी हालत में वो लेना चाहता है, तो फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर जो डिक्रीज था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मेरी इस बात को ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर तो इंक्रीज हो जाएगा मेटल्स के अंदर, है ना, टॉप टू बॉटम, पर नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप बोलोगे सर उसका और बता दो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर आप बोल रहे हो इंक्रीज हो जाएगा, कैसे, आ जाओ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके प्लस प्लस बना लेगा, बिल्कुल। देखो अब तुम बताओ, साइज बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से निकल जाएगा, और जब वो छोड़ के चला जाएगा तो उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और प्लस आ गया और आसानी से छोड़ दिया मेटल ने, तो तुम बताओ वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बस
साइज बढ़ने से, याद रख लो इतना, यदि दिमाग में नहीं बैठ रही है बात, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जो नेचर है वो बढ़ता है। साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर डिक्रीज होता है नॉन मेटल के अंदर। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहा हूँ तो ऑफ कोर्स नॉन मेटल की ही बात हो रही है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल रहा हूँ तो वो किसकी बात हो रही है, मेटल्स की बात हो रही है। यदि अभी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से सुन लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने बहुत आसान से शब्दों में इन बातों को एक्सप्लेन किया है, और ये जो बातें जो मैं आपसे बता रहा हूँ मैं आपके लिए पहले से पढ़ के ही आपसे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा अलग से बातें बताऊं ताकि फिर आप इसको ढूंढते डोलो कि सर ने ये बातें बताई थी, वो इस लाइन में तो कहीं मिल ही नहीं रही। ठीक है ना बच्चों, चलिए, तो ये बातें मैंने आपसे बता दी हैं। अब आती है नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्टिविटी। अब केमिकल रिएक्टिविटी भी फिर दोनों के लिए डिसाइड करनी पड़ेगी, एक तो मेटल्स के लिए और दूसरी नॉन मेटल के। तुम सीधी बता दो, इलेक्ट्रॉन लेना और देना केमिकल रिएक्टिविटी को डिसाइड करता है कि नहीं करता? मैंने आपसे बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन को लेना और देना चाहता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी। तुम बताओ, जब हम नीचे जा रहे हैं तो नीचे बड़े आसान मेटल्स के लिए बताओ, आसानी से देने के लिए तैयार बैठे कि नहीं बैठे? आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो बस जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रो केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी का जो नेचर है वो बढ़ेगा, क्योंकि साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से लॉस हो जाएगा, और जो बड़ी आसानी से लॉस कर देगा या जो बड़ी आसानी से ले लेगा उसका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टिविटी का जो नेचर है वो बढ़ता है। पर अभी हम बात कर रहे हैं मेटल्स के लिए, तो देखो ये बात लिख दी गई है, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ने के कारण उसका केमिकल रिएक्टिविटी का जो नेचर है वो बढ़ जाता है। इसलिए फंडेंशियम ज़्यादा रिएक्टिव है बजाय लिथियम से, सोडियम से, पोटासियम से, रुबिडियम से, सीजियम से, इनसे ये ज़्यादा रिएक्टिव है। यूँ ध्यान रखना, ठीक ना भाई। एक पिछली क्लास के बच्चे ने कहा कि सर इसको ऐसे भी तो याद किया जा सकता है कि ये साइज बड़ा है, मोटा है ये, है ना। तो वैसे मोटे तो आदमी जो होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, सुस्त रहते हैं, है ना। तो पर यहाँ उल्टा है, ये चुस्त है, ठीक है ना। तो फंडेंशियम याद रख सकते हो कि बड़ा होने की वजह से बड़ा ही रिएक्टिव है। ये अपने अपने तरीके होते हैं याद करने के, जो आपको अच्छा लगे वैसे याद कर लो। ठीक है, चलिए अब आता है, तो फिर आप बोलोगे नॉन मेटल के लिए क्या होता होगा? ये बिल्कुल अपोजिट मिलेगी। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीज ऑन गोइंग डाउन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये घट जाती है, ठीक है ना। क्यों? कहता है कि एज वी गो डाउन इन ए ग्रुप ऑफ ए नॉन मेटल, जब हम ऊपर से कहाँ जाएंगे, नीचे, तो भाई जो गेन करने की जो टेंडेंसी है वो लॉस हो जाएगी। सही बात, वो लेना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गए हैं, क्योंकि न्यूक्लियस भीतर चला गया है और एक्स्ट्रा सेल्स होती है। देखो साइज बड़ा हो गया, साइज बड़े होने का मतलब है एक्स्ट्रा सेल्स ऐड हो गई, एक्स्ट्रा सेल्स ऐड हो गई, तो न्यूक्लियस पे चार्ज प्लस था, तो इसलिए उसके पास, उस एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन आना भी चाहेगा ना, तो न्यूक्लियस को वो दिख ही नहीं पाएगा, तो उसको लेगा ही नहीं। और यदि भाई वो लेगा ही नहीं तो बताओ वो किस तरह रिएक्टिव करेगा? तो मैं तो पहले ही बोल रहा था आपसे, रिएक्टिविटी का मतलब भी यही है कि लॉस और गेन में वो इंटरेस्ट दिखाए, भाई या तो कर ले ले या फिर वो इलेक्ट्रॉन को दे दे, तो वो रिएक्टिव है। अब ये जो नीचे वाले हैं ना नॉन मेटल के अंदर, बड़ा साइज हो गया, प्लस भीतर चला गया, इलेक्ट्रॉन को लेना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं कि भाई हम तो सेटिस्फाई, हमें नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर आपकी, हम बोलेंगे कि आपकी केमिकल रिएक्टिविटी टॉप से बॉटम जाने पर क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। अब आ जाओ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के ऊपर, कि इनका ऑक्साइड्स का नेचर क्या होगा। तो भाई बहुत बड़ी आसान सी बात लिख दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि जो 16वें ग्रुप में ऊपर वाले का है वो नीचे वाले का मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 17 के ऊपर यदि कोई भी एलिमेंट का नेचर यदि बेसिक है ना, तो नीचे वाले का भी क्या मिलेगा? बेसिक ही मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, द नेचर ऑक्साइड ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज द सेम। खाओ तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, वैसे आपको दिख रहा होगा, इस एरो से दिख जाता होगा, ये लिख रखा, द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप इन द सेम। फॉर एग्जांपल ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 लाइक लिथियम, सोडियम, पोटासियम फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, बेसिक होते हैं। तो ये ऊपर से नीचे कहीं चले जाओ ये सारे सारे बेसिक बनाएंगे, और ये ऊपर से नीचे कहीं चले जाओ ये सारे सारे क्या बनाएंगे? एसिडिक बनाएंगे। तो यही तो मैं आपसे बता रहा था कि इनका सेम रहेगा,
ठीक है ना। तो ये था ग्रुप और पीरियड्स। ये तो छोटी छोटी बातें हैं सिलेबस में, इसमें यहाँ से तो बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं, और इसमें ये इसकी बड़ाई की गई है भाई, तारीफ की गई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कि भाई क्या मेरिट्स हैं, है ना। फिर उसके बाद इसके एडवांटेज कि क्या एडवांटेज है, तो ये और देख लेते हैं, 5 मिनट का और है, फिर ये लेसन ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ कि कल आपको इस चैप्टर का करना है रिवीजन। देखो मैंने अपने वीडियो में पहले ही ये कह दिया था कि जो लेसन मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे हम पहले से करते आए हैं, स्कूल में भी करते थे, तो जो जो क्वेश्चन थे वो याद करते चलो, ठीक है बच्चों, क्योंकि बोर्ड की पढ़ाई है। अब यदि तुम ईमानदार नहीं बनोगे तो फिर, और यदि कहने के बावजूद भी यदि आप साइंस को यदि रिवाइज नहीं कर रहे हो तो नुकसान खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा लंबा टाइम ख़राब नहीं हुआ है। जिस बच्चे ने अभी से रिवाइज नहीं किया है वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो कल का मैं आपको पूरा दिन आपको रिवाइज कर दूंगा, कल आपका कोई काम नहीं आएगा, केवल साइंस के लर्न करने हैं। मैं आपको रिमाइंड डाल दूंगा, मैसेज कर दूंगा, ठीक है, कि नेक्स्ट डे आपका टेस्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला क्या है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। सही बात है, वो जितने भी डोबेनायर थे, न्यूलैंड्स थे, वो मास पे काम कर रहे थे, ये किस पे काम करती है, एटॉमिक नंबर पे। दूसरी बात, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई एलिमेंट्स इन अ ग्रुप सो सिमिलर प्रॉपर्टी। बताओ एक ग्रुप के अंदर सारे एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब तो तुम सारी बातें खुद ही बता दोगे। तीसरा, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन द रीजन फॉर द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन, फिर बाद हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, फिर जैसे कि लिथियम आया, फिर उसके बाद सोडियम, फिर पोटाशियम, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी क्यों हो गई। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि जो बार बार हो, रिपीट हो। कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये बताती है कि ऐसा क्यों हुआ कि लिथियम सोडियम के नीचे क्यों आया, क्योंकि उन दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये बता रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपने बताया ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो जाती है, जैसे कि लिथियम की बात करें या सोडियम की बात करें तो भाई 2, है ना, 8 एक हो गया, इसके पीछे एक है, पोटेशियम के भी पीछे क्या है, एक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में देखिए तो सेम बनती जा रही है। इसलिए लास्ट है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स टेल्स अस व्हाई दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर 2, 8, 18 एंड 32। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये बताती है कि 2, 8, 18, 32 के बाद जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी रिपीट हो जाती है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम है, इसके बाद फिर से वही चले जाएगा। तुम यूँ समझ लो कि कोई काउंटिंग है वो 50 तक है, 50 के बाद हमको वापस रिवर्स लगना पड़ेगा, एक से लगना पड़ेगा, तो बस ये रिपीट हो जाती है, तो फिर प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। कुछ खास नहीं है, यहाँ से नहीं बनते क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थे वो जा चुके हैं, ठीक है ना। बट हमें आगे के लिए ये पढ़ना पड़ेगा ताकि हायर क्लासेस में हमें जो आगे ये पीरियोडिक टेबल जिसमें आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, आपकी जो हायर क्लासेज है उनमें आप ये पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पढ़ने में आसानी हो जाएगी। एडवांटेजेस क्या है, देखो पीरियोडिक टेबल ने हमें एलिमेंट की स्टडी करना बहुत ही आसान बना दिया। किसी भी एलिमेंट की स्टडी करनी है तो आप उसका बस ग्रुप पता कर लो, हम बता देंगे उसके बारे में, है ना। इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। प्रॉपर्टी रखना भी याद आसान, बड़ा आसान, एक याद रख लो सारी खुद हो जाएंगी। तीसरी, द टाइप ऑफ कंपाउंड फाउंड बाय एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्ट बाय नोइंग द पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। यदि आप उसकी पोजीशन बता रहे हो कि ये पोजीशन है तो हम ये बता सकते हैं कि इसका ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा और हाइड्राइड का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि उन सभी की प्रॉपर्टी क्या मिलेंगी, सेम मिलेंगी। और लास्ट है, ए पीरियोडिक टेबल चार्ट इज यूज एज ए टीचिंग एड इन केमिस्ट्री इन स्कूल्स एंड कॉलेज। पीरियोडिक टेबल बनने से क्या हो गया भाई, पढ़ाने में, केमिस्ट्री को पढ़ाने में स्कूल्स में और कॉलेज में एक आसान काम बन गया, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से सारे एलिमेंट एक साथ रख दिए जाते हैं और उनकी स्टडी ईजियर हो जाती है। तो बच्चों ये था, आगे का काम अपना नहीं है याद करने का, ठीक है ना। जो था मेन जो बातें थी जो सही लगी मुझे वो बातें मैंने सभी आपसे एक्सप्लेन कर दी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सारे पार्ट आपके पास आ चुके हैं। यदि किसी के पास पार्ट डिलीट भी हो गया तो वो बच्चा जाके यूट्यूब जो आप लिंक पे करते हो तो उसमें प्लेलिस्ट में जाके ये साइंस के जितने भी पार्ट हैं जो मैंने करवाए हैं वो देख सकता है, ठीक है ना, यदि प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। नहीं तो ऑफलाइन में तो जो बातें कह दी गई वो दोबारा रिपीट ही नहीं हो पाती थी। अब ये बातें जो है ये इनको आप कभी भी कहीं पे भी रिपीट
कर सकते हो, सुन सकते हो, तो वो आपकी बातें समझ में आ जाएंगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का मैं जवाब दूँ। ठीक है, तो फिर से रिमाइंड डाल रहा हूँ, कल आपको रिमाइंड दिया जाएगा, और आज भी बता रहा हूँ कि हम इस लेसन का टेस्ट ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप एक बार इस लेसन को दोहरा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर एक नए लेसन के साथ। जब तक बच्चों अपना पढ़िए। ठीक है।